भी इसमें कौन सा वर्ण ऊंचा है कौन सा नीचा है ये किसी शास्त्र में नहीं है। चारों समान हैं, चारों श्रेष्ठ हैं, चारों ही स्वर्ण हैं। ये चार वर्ण बनाए, इसके आधार पर विभाजित किया। अब देखिए, ब्राह्मण, ये मैं जो कुछ बोल रहा हूं या जो कुछ आपको शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जानकारी, नॉलेज, ज्ञान, वो यहां से कर रहा हूं। लेकिन ये जो मैं यहां आया यूपी से चल करके, मुझे लाया कौन? यहां जो आया मैं बोल रहा हूं, मुझे लाया कौन? ये लाया वैश्य को कौन लाया यहां? वो भी यही लाया। क्षत्रिय को कौन लाया यहां? वो भी यही लाया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तगड़ी से नीचे का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है तो हमारा आवागमन मतलब कुछ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा, चलते में इस शूद्र को कहीं ठोकर लग जाए तो सूचना कहां जाएगी? ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण आदेश किसको करेगा? क्षत्रिय को। वो मदद के लिए तुरंत जाएगा, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है जी। तो इसने, ब्राह्मण ने क्या भेदभाव, इसकी मदद नहीं होनी चाहिए? कोई अवहेलना की, कोई उपेक्षा की इसकी? कोई उपेक्षा नहीं की उसने। अब क्षत्रिय ने कहा क्या कि मैं तेरे लगती तो मैं कुछ मदद करता, इसकी क्यों करूं, ये तो शूद्र है। नहीं, उसने तुरंत कोई भेदभाव कहीं दिखाई दिया नहीं। अब हमको शरीर चलाना है तो ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए, उसके लिए भोजन चाहिए। तो भोजन हम ग्रहण करते हैं। उस भोजन ग्रहण करने में ब्राह्मण का भी, शूद्र का भी, सबका सहयोग होता है। अब वो भोजन जाता कहां है? वैश्य के पास जाता है। तो वैश्य क्या कभी, अब जरूरत है शरीर को 1 kg की, गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या वो ये करेगा कि भाई ये तो 100 ग्राम क्षत्रिय के हिस्से का है या ब्राह्मण के हिस्से का है? उसको बराबर, उसका वितरण जो करेगा वो वैश्य, वो बराबर करेगा। जितना भी उसके पास मिला उसका जरूरत के अनुसार विभाजन बराबर हिस्से में करेगा। कोई भेदभाव उसमें नहीं करेगा। ब्राह्मण ज्ञान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्षत्रिय सुरक्षा, अपने धर्म का वो पूरा कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसी आधार पर समाज विभाजित किया। स्किल जिसके पास था, स्किल, क्योंकि अगर धर्म के विरुद्ध हथियार उठाना है तो हथियार बनाएगा कौन? वो स्किल, जिसके पास स्किल है। तो स्किल तो इसी के पास है सारा। उसे अमली जामा तो यही पहनाता है, ज्ञान ये देता है। तो ये सारी व्यवस्था उस आधार पर समाज को विभाजित किया। वो बात अलग है कि आज क्षत्रिय का काम जो है पुलिस को दे दिया गया है, पुलिस अपना कर्तव्य का पालन ना करे तो वो बात अलग है। क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख हो गया। ब्राह्मण कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। तो ये व्यवस्था बनाई। अब शूद्र कौन, ये तय कौन करता था? ये पैदाइशी नहीं होता था। एक राजा है, राजा के 4 पुत्र हैं। चारों पुत्र शिक्षा के लिए कहां भेज दिए? गुरुकुल। गुरुकुल कौन चलाता है? आचार्य। आचार्य के गुरुकुल में वो पढ़ रहे हैं। अब वो आचार्य जब पढ़ाएगा तो उनका आकलन करेगा, चारों का। एक ही राजा के पुत्र हैं चारों, उनका आकलन करेगा। भाई इसमें इसका स्किल की इसमें कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें लड़ने की क्षमता अच्छी है, ये बलशाली है, ताकतवर है, ये ज्ञान अच्छा है इसके अंदर, इसकी पकड़ ज्ञान पर आधारित है, और ये जो है बिजनेस, व्यापार, ये बढ़िया कर सकता है। तो उनको जो है वर्ण व्यवस्था जो बनाता था वो कौन बनाता था? आचार्य, ना कि जन्मजात, जन्म से नहीं होती थी। ये आचार्य गुरुकुल का तय करता था कि ये क्षत्रिय बनेगा, ये वैश्य बनेगा, ये ब्राह्मण बनेगा और ये शूद्र बनेगा। वो आचार्य तय करता था। उसी हिसाब से उनके काम जो है वो वर्गीकृत वो किए जाते थे। तो ये व्यवस्था हमारी
भारत की थी। अब समाज का नेतृत्व कौन करेगा? समाज का नेतृत्व कौन करेगा जिससे हमारा समाज व्यवस्थित रूप से चले? उसके लिए क्या चाहिए? उसका नाम दिया भाई ये सरदार है कबीले का, इसको सरदार बनाते हैं। सरदार कौन बनेगा? जिसमें ज्ञान भी हो, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी हो, न्यायप्रिय भी हो, मतलब उसका जो वितरण व्यवस्था है वो भी न्यायकारी हो, और सेवक भी हो, सेवा भाव। ये चारों गुण, मतलब जिसमें शूद्र भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो और ब्राह्मण भी हो, ये चारों गुण जिसमें हो वो सरदार बनेगा। बाद में उसको नाम दे दिया राजा। और राजा को किस लिए बनाया? कि जो प्रजा है उसके साथ किसी तरह की लूट, व्यभिचार, शोषण, दोहन वो ना हो। इसके लिए सरदार की जरूरत पड़ी, राजा की जरूरत पड़ी। तो राजा नियुक्त कर दिया समाज ने मिलकर के कि भाई तुम जो है देख रेख करोगे, किसी का भी शोषण ना हो, दोहन ना हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, लूट ना हो। उसके लिए वो बना दिया। अब उसको चलाने के लिए सेना चाहिए, उसके सलाहकार चाहिए। तो उसके लिए समाज में से छांट करके वो लोग दे दिए, भाई ये इनकी लड़ने की क्षमता, जिसमें लड़ने की कैपेसिटी हो, सैनिक दे दिए जो विशेष किसी विशेष विषय में वो ज्ञान रखते हैं, वो दे दिए। तो उससे पूरी राज व्यवस्था स्थापित होगी। अब वो चलाएगा कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए धन चाहिए। तो पूरे समाज ने मिलकर के वो किया कि भाई इतना हम तुम्हारा तुम हमारी व्यवस्था देखोगे, शोषण को रोकोगे, अन्याय को रोकोगे, अत्याचार को रोकोगे, तो हम आर्थिक सहयोग भी आपका वो करेंगे। तो फिर उन्होंने उसको टैक्स कह देते हैं, लगान कह देते हैं, या कुछ और वो कह दे, वो देना वो शुरू कर दिया। ये व्यवस्था चली और इस व्यवस्था चलते हुए और इस व्यवस्था के अनुसार भारत ने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। धार्मिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी, हर स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने पूरी दुनिया में। अब विकृति तो आती है समय के साथ, तो उसमें ही आवागमन, लेन देन का, उसके लिए जरूरत पड़ी वस्तु विनिमय से आगे जब बढ़े, विकास किया, तो उसमें जरूरत पड़ी मुद्रा की। कि भाई किसी को जरूरत नहीं है लेकिन उसके पास ज्यादा है और उसको किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए मुद्रा का निर्माण किया। और ये जो मुद्रा का निर्माण हुआ ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हुआ। मतलब ये नहीं है कि कोई नाम रख दिया उसका, नेचुरल कि मुद्रा किस तरह बनेगी। अब उसका वो तय किया, सारे जितने भी मानक स्थापित किए सूर्य को आधार बना करके किए हैं। सूर्य की ऊर्जा, सारे ग्रह सूर्य का चक्र लगाते हैं, तो लंबाई का जो मापक तय किया वो पृथ्वी जो सूर्य की दूरी है उसके हिसाब से, प्रकाश जब सूर्य देता है, प्रकाश कितनी देर में वो धरती तक आता है, तो उसके हिसाब से जो ये सेकंड भी जो वो समय का जो मापक है उससे भी हजारों लाखों गुना जो है वो नीचे मापक लिया उन्होंने। और उसको फिर आसान बनाने के लिए ये इसको सेकंड और वो मतलब, और लंबाई भी यहां से, क्योंकि लंबाई जब हम लंबाई या चौड़ाई वो जब तय करेंगे तो पहले कोई केंद्र बनाएंगे उसका, तभी तो वहां से नापेंगे। तो केंद्र क्या बनाया? वो भी सूर्य को बनाया। तो प्रकाश की गति से समय का मापक लिया और सूर्य की दूरी से जो लंबाई और चौड़ाई का जो मापक है वो तय किया। और सूर्य की ऊर्जा हमारे पेड़ ने, पौधों ने, उन्होंने ग्रहण की। कितनी ऊर्जा से कितना अनाज उत्पादन हुआ, उस उत्पादन में कितनी कैलोरी हुई, उस कैलोरी को ग्रहण करने से हमारे अंदर कितनी ऊर्जा हुई, और ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमने जो सोना निकाला, गोल्ड निकाला, उसमें हमारी कितनी ऊर्जा लगी गोल्ड को निकालने में, गोल्ड को बनाने में, उसको तपाने में कितनी ऊर्जा लगी, उसके हिसाब से फिर हमने मुद्रा को
वो तय किया। तो ये सब नेचुरल है। और ये एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा जो कानूनी सिस्टम है देश का, उसका जो पहला आधार है वो है नेचुरल जस्टिस। प्रकृति का जो कानून है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये जो हमारा मुद्रा है ये प्रकृति आधारित है। लंबाई का जो मापक है वो प्रकृति आधारित है। समय का जो मापक है वो प्रकृति आधारित है। वो बात अलग है कि मुझे इतनी गहराई की नॉलेज नहीं है कि मैं उसको और गहराई से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब उसको कर देते हैं कि कैसे कैसे इनका जो मापक है हमारे, कैसे कैसे इनका। तो ये मुद्रा हमारी बहुत प्राचीन काल में ही वो तय हो गई थी, और सोने और चांदी से हम वो लेन देन वो करते थे। मुगल काल में भी भारत विश्वगुरु था, और मुगल काल में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी का पूरी दुनिया की हिस्सेदारी में जीडीपी का 50% हिस्सेदारी वो भारत की थी। ये मुगलों के समय की बात कर रहा हूं, 50%। अब शायद दशमलव 0 दशमलव माइनस में अपना वो चली गई है। तो मुद्रा पहले से थी, लेकिन सन 1540-45 ईस्वी में इस मुद्रा को एक नया नामकरण हुआ इसका। शेरशाह सूरी जो यहां एक राजा थे, उन्होंने इसका नाम रुपया रखा। 1540-45 के बीच में उन्होंने इस भारत की मुद्रा का जो नाम है वो रुपया दिया। और इसका प्राकृतिक मानक नहीं, मानक में कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, केवल रुपया जो है, रुपये का नाम, मुद्रा का नाम रुपया रख दिया, भारत की मुद्रा का। और वही प्राकृतिक आधार पर, प्रकृति के आधार पर ही उन्होंने 2 सिक्के बना दिए। एक सिक्के का नाम रखा मोहर और एक सिक्के का नाम रखा रुपया। दोनों का वजन सेम था। जो मोहर थी वो भी 1 तोले की थी, और जो रुपया था वो भी 1 तोले का था। रुपया चांदी का था और मोहर सोने की थी, और दोनों का अनुपात रखा उन्होंने, 1 मोहर बराबर 10 रुपए। तो 1 रुपया कितना हो गया? 1/10 मोहर। यह शेरशाह सूरी ने तय कर दिया, भाई किसी को बंधे करने हैं तो 10 रुपए चांदी के दो और 1 मोहर ले लो, या खुले करने हैं तो 1 मोहर दो और 10 रुपए चांदी के वो ले लो। लेकिन एक ये ध्यान रखना है, चांदी का जो रुपया था वो मानक नहीं था, वो टेंडर था, वो वैध निविदा थी। मतलब रुपए का लीगल टेंडर था वो रुपया नहीं था। रुपया, उस रुपए में, उस चांदी का जो रुपया था उसका जो मानक था वो 1/10 मोहर थी। 1/10 मोहर। मोहर का मतलब 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट, उसका 1/10 ये रुपए का मानक था। चूंकि मानक गोल्ड ही था, तो उसी आधार पर भारत, हम सब लेन देन वो करते थे। लेकिन ये रुपया और मोहर, ये जो गांव है, चूंकि गांव व्यापार आधारित नहीं होते थे, व्यापार चलते थे नगर, गांव जो चलते थे वो सामाजिक व्यवस्था पर चलते थे। गांव में, ये तो हम अपने उसकी बात बता रहे हैं, काफी हमारे बीच में ऐसे होंगे जो दुकान पर अनाज लेकर के जाते थे और उससे सामान लेकर के आते थे। ये व्यवस्था गांव में चलती थी। बिजनेस व्यापार का कोई, गांव आधारित जो जीवन शैली थी उससे बिजनेस व्यापार का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था।
इसलिए रोटी बेटी माटी, इसका कोई बिजनेस व्यापार, कहीं चले जाओ आप, कहीं चले जाओ किसी का जाकर बैठ के सबसे पहले वो रोटी की बात करेगा। और ये कहावत गांव में थी, जिसने रोटी बेकी उसने बेटी बेकी, ये कहावत गांव में वो चलती थी। इसलिए रोटी बेटी माटी का इसका कोई व्यापार कोई बिजनेस, ये माँ, ये मतलब ऐसी चीज, धरती माँ, उसको माँ बोलते थे, तो ऐसी तो गांव में नहीं होता था। इसलिए गांव में ये व्यवस्था व्यापारीकरण की, क्योंकि गांव में तो खत्तियां होती थी, हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होता था जिसमें जो अनाज होता था, जो उत्पादन जरूरत से ज्यादा है, पहले साल 2 साल के लिए गांव में वो खत्ती होती थी, उसमें जो है उसको भरते थे। उसके बाद भी जो बचता था तब व्यापारी को हम देते थे। तो व्यवस्था वो चलती रही। लेकिन जब यहां अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले जो भी भारत आया वो ज्यादातर तो यहीं रह करके यहीं बस गए, यहीं के हो गए। क्योंकि भारत यहां की भौतिक चकाचौंध को देख करके इतने हो जाते थे कि यहां अतिथि देवो भव की भावना थी, सर्वे भवन्तु सुखने की कामना करता था।